दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में आना एक महत्वपूर्ण घटना है। हमारे दिल में इंडिया बसता है। मोदी जी आओ जो जल्दी मिलसो। ये फेस्टिवल मूड बना हुआ, ये त्योहार हो गया, मोदी जी का त्योहार। सभी त्योहार के लिए इंतजार कर रहे हैं। I love you, USA and India. I'm Tiger Bowie and I'm so excited for it to come to America. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं सवाल पब्लिक का शो पर। क्या देश के प्रधानमंत्री को कभी किसी विदेशी दौरे पर जाना चाहिए जब देश में सारी समस्याएं खत्म हो जाएं? ऐसा वक्त कभी आएगा? आप कहेंगे कि यह कैसा सवाल है? क्या विदेश नीति की अहमियत नहीं है? क्या कूटनीति में यह संभव भी है? लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के बेहद अहम दौरे पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, तब देश का विपक्ष क्या कह रहा है, उसे इस ट्वीट में देखिए। कांग्रेस पार्टी का ये ट्वीट देखिए जिसमें कहा है कि मणिपुर की हिंसा और पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की इन तस्वीरों पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कहा, बाय मणिपुर हाय अमेरिका। यूएन से अंतरराष्ट्रीय गद्दार दिवस घोषित करने की मांग करने वाली पार्टी शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के नेता उद्धव ठाकरे मोदी के अमेरिका दौरे के बहाने मणिपुर की तुलना लीबिया से ही कर रहे हैं। मतलब एक बौखलाहट सी नजर आ रही है, जिसके मुंह में जो आ रहा है सो बोल रहा है। राष्ट्र, राष्ट्रवाद सबको ताक पर रख दो, बस बोलना है तो कुछ भी बोल देंगे। दर्शकों, शिवसेना और कांग्रेस का रिएक्शन तो देखा, लेकिन 21 जून को न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर के लॉन में नरेंद्र मोदी योग करेंगे, तो इसी बीच समाजवादी पार्टी सांसद जो हैं शफीकुर रहमान बर्क, उनके मुताबिक मदरसों में योग मुसलमानों का हैरेसमेंट है। कमाल है भाई, अब आपको दुख पहुंचाने के लिए योग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर सिर्फ भारत का विपक्ष ही नहीं, चीन भी परेशान हो गया है और मैं समझती हूं उसकी परेशानी की वजह भी एक है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर चीन के सरकारी पोर्टल ग्लोबल टाइम्स के एक लेख की हेडलाइन है, यूएस प्लान टू रोप इन इंडिया टू सर्व वॉशिंगटन पर्पस विशफुल थिंकिंग ऑब्जर्वर। यानी चीन कह रहा है कि भारत अमेरिका का मोहरा बन रहा है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं। इस लेख में चीन ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत से दोस्ती मजबूत की है। सवाल पब्लिक का है कि क्या जब मोदी का अमेरिका में सम्मान हो रहा है, तब देश के विपक्ष की जुबान चीन जैसी है? राहुल गांधी का अमेरिका दौरा कांग्रेस के मुताबिक लोकतंत्र के लिए जरूरी, तो मोदी की स्टेट विजिट पर हंगामा क्यों? सवाल पब्लिक का आज यही है। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे को लेकर बीजेपी ने ट्वीट किया है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका की संसद को दो बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। अमेरिका में स्टेट विजिट का सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री होंगे मोदी। राष्ट्रपति बाइडेन से स्टेट विजिट का सम्मान पाने वाले तीसरे ग्लोबल लीडर होंगे। ये सारे दावे सही हैं और दौरे की अहमियत उजागर करते हैं। दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि रक्षा साझेदारी के तहत अहम डील होने वाली है। फाइटर जेट इंजन डील के तहत भारत को अमेरिका से 11 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाले हैं। 80% टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में तेजस MK2 इंजन बनाने के लिए ट्रांसफर होंगी। इस डील पर 2010 में ही बातचीत शुरू हुई, लेकिन अब जाकर इस पर मोहर लगेगी।
इसके अलावा करीब 24,500 करोड़ रुपयों की MQ-9 रीपर ड्रोन डील भी होनी है। इसे प्रीडेटर ड्रोन भी कहा जाता है, जो चीन की चुनौती के मद्देनजर बेहद अहम है। ये तो हो गई मोदी के अमेरिकी दौरे में देश की रक्षा तैयारी की बात, लेकिन मोदी के US दौरे का एक एजेंडा सेहत भी है। UN हेडक्वार्टर में मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा होंगे, लेकिन योग दिवस को लेकर भारत में कैसे कैसे सुर सुनाई पड़े, सुनिए समाजवादी पार्टी सांसद शफीक उर बर्क का ये बयान। मदरसों का तो ये हिस्सा है नहीं। मदरसों में तालीम के लिए मनाइए, मदरसों के अंदर तो तालीम दिवस मनाना चाहिए। योग दिवस से क्या मतलब है? ये मदरसों में हरसमेंट फैलाने के लिए सिर्फ, और ये चाहते हैं कि ये मदरसे न चले और मुसलमान बच्चे वो अपने मजहबी तालीम हासिल न करें, तो ये इनका एक ही मंशा है। 22 जून को अमेरिकी समय के मुताबिक जब प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का सम्मान मिल रहा होगा, भारतीय समय के मुताबिक 23 जून की सुबह होगी और भारत का विपक्ष पटना में महागठबंधन की सबसे बड़ी बैठक की तैयारी कर रहा होगा। ये उनका अधिकार भी है, लेकिन ये संयोग है या कुछ और, मैं नहीं जानती। फिर भी मोदी के अमेरिका दौरे को घरेलू राजनीति के इस पहले के साथ तुलना की कोशिशें जरूर होंगी। आपको मैंने पहले ही बताया कि विपक्ष ने देश के घरेलू मुद्दों को मोदी के अमेरिका दौरे से जोड़ने की कोशिश पहले से ही शुरू कर रखी है, लेकिन मैं सिर्फ रिकॉर्ड के लिए ये बताना चाहती हूँ कि सितंबर 2008 में लेमन ब्रदर्स क्राइसिस सामने आई थी, जिसके बाद ग्लोबल मंदी आ गई थी। लेमन ब्रदर्स बैंक के दिवालिया होने के कुछ ही दिनों बाद के भीतर सितंबर 2008 में मनमोहन सिंह अमेरिका की वर्किंग विजिट पर थे। नवंबर 2009 में जब आर्थिक मंदी का प्रकोप बरकरार था, तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह अमेरिका के स्टेट विजिट पर थे। मेरा साफ मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के इन अमेरिकी दौरों का फायदा भारत को जरूर हुआ होगा और ये मीटिंग जारी रहती भी है और रहनी भी चाहिए। 15 सितंबर 2005 को डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्रांस के दौरे पर गए। ये दौरा भी अहम था, लेकिन इस दौरे के एक हफ्ते पहले 8 सितंबर 2005 को तमिलनाडु की सरकारी बस को जलाने का आतंकी हमला भी हुआ था। अगस्त 2022 में NIA की कोर्ट ने इस मामले में सजा भी सुनाई थी। तो तब क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाना नहीं चाहिए था अमेरिका? सवाल है कि क्या प्रधानमंत्रियों के विदेश दौरों को लेकर सिर्फ इसलिए हंगामा किया जा सकता है कि कोई संकट देश में हो रखा है? मणिपुर की हिंसा तो फिर भी गंभीर मामला है, लेकिन संजय राउत जैसे शिवसेना नेता तो मोदी के US दौरे के बीच UN को ही चिट्ठी लिख रहे हैं ताकि विश्व गद्दार दिवस घोषित हो। सुनिए उनका ये बयान। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे गृह मंत्री, केंद्र की सरकार गद्दारी को इनकरेज कर रही है, उत्तेजन दे रही है। प्रधानमंत्री अब जा रहे यूरो में, अमेरिका में, तो मैं उनको भी कहूँगा, जैसे योगा डे के लिए आपने एक वहाँ काम किया है योगा डे घोषित करने के लिए, वैसे वर्ल्ड ट्रेड डे को भी आप घोषित करने के लिए यूरो को बताइए, बोलिए हमारे देश में कैसी कैसी गद्दारी चल रही है। कमाल है भाई, क्या ही कह रहे हैं। UN को लिखकर गद्दार दिवस मनाने की बात कह रहे हैं, हंसे के रोए समझ नहीं आता। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, मोदी के अमेरिका दौरे पर भारत के विपक्ष की भाषा चीन जैसी क्यों दिख रही है? UN में मोदी के योग के पहले भारत के मदरसों में योग पर बवाल क्यों? मोदी के दौरे के बीच विश्व गद्दार दिवस के लिए UN को चिट्ठी क्या भारत की साख को गिराने की कोशिश नहीं है? राहुल गांधी ने US दौरे में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए, क्या मोदी के दौरे से इनका जवाब मिलेगा? यही है आज सवाल पब्लिक का, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं।
हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं। अमीक जमाई समाजवादी पार्टी के लीडर, असीम वकार AIMIM के प्रवक्ता। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है शुभ्रांश राय, कांग्रेस के नेता हैं। शुभ्रांश राय जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सारा काम जब एक देश में खत्म होगा तभी बाहर जाइए, क्या ये एक प्रैक्टिकल सजेशन कांग्रेस की तरफ से आ रही है सरकार को? और क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह तभी जाते थे जब सारा काम देश का खत्म हो जाता था? सवाल यह है कि कभी भी किसी भी घड़ी पर यह क्या कहा जा सकता है कि देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, अब हम फ्री हैं, अब हम जाएंगे बाहर कूटनीति और अपनी विदेश नीति को देखने? क्या इस तरह के जो बयान है वो इतनी बड़े विपक्षी दल जो सरकार चला चुके हैं उनसे आने चाहिए क्या? नविका जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा की बधाई आपको भी देता हूं और उनको भी देता हूं। लेकिन मेरा सवाल यहां से थोड़ा अलग शुरू होता है। सवाल मेरा यह है कि अगर मेरा घर जल रहा है, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति, कौन सा ऐसा परिवार है जो घर जलता हुआ छोड़कर अपने हॉलिडेज पे जाता है या अपनी यात्राओं पे जाता है? 50,000 से ज्यादा लोग मणिपुर अब तक छोड़ चुके हैं, पलायन पे हैं, और वो पलायन होने वाले सारे हिंदू हैं। डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में भी भाजपा की, मणिपुर में भी भाजपा की। 100 से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। मैडम, यहां समझौता व्यापार का, हथियार और रुपए पैसे का नहीं है। उन 100 जानों की कीमत पता नहीं आप लगा पाए, लेकिन मैं नहीं लगा पा रहा हूं। तो 100 जाने गई हैं, जिसपे आज तक ये घटनाक्रम मणिपुर जलते जलते 70 दिन से ऊपर हो गया। प्रधानमंत्री खामोश है। आज अमेरिका जा रहे हैं ना, पिछले 59 दिनों से उन्होंने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात नविका जी, मणिपुर चुनाव के वक्त डबल इंजन की सरकार है। 7 बार नरेंद्र मोदी जी गए वहां चुनाव प्रचार करने के लिए, क्योंकि सरकार बनानी थी, उनके पास समय ही समय था। आज उनके पास मणिपुर के लोगों से ना मिलने का समय है, ना वहां की पार्टियों से मिलने का समय है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, माना कि हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक व्यस्त होंगे, तो क्या वो टेलीफोन से, फोन से, मन की बात से ये अपील नहीं कर सकते कि मणिपुर शांत रहे? चलिए, बहुत से सवाल आपने उठाए शुभ्रांश राय जी, और मैंने आपको 60 सेकंड से बहुत ज्यादा समय दिया, लेकिन अब एक और 10 सेकंड बीच में बोले ना। आप दोबारा भी तो बोलेंगे, अभी तो डिबेट शुरू हो रही है। साफ शब्दों में बस 10 सेकंड मैडम, बस 10 सेकंड प्लीज ओपनिंग रिमार्क 10 सेकंड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात रही नविका जी ये कि भारत ये भूमि नहीं है, ये मां है। और मां के ऊपर अगर रक्त रंजित चरित्र खेला जा रहा है, तो इसके लिए वो जिम्मेदार, वो बेटा सबसे पहले होता है, जिसके ऊपर गांव, परिवार या देश की जिम्मेदारी होती है। तो नरेंद्र मोदी जी पीछा छुड़ा के नहीं जा सकते। अब आप इसके ऊपर जो ओपिनियन देना चाहें, जो पाउडर मसाला क्रीम लगाना चाहें आप लगाइए, लेकिन देश पूछेगा। 10 सेकंड हो गया, और आपसे ये सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, जवाब दीजिए, क्योंकि इन्होंने तो ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री हॉलीडे पर जा रहे। नाविका जी, मैं इस मूड पे डिबेट को शुरू नहीं करना चाह रहा था, पर 2006 से लेकर 14 तक पूर्वोत्तर में 8,700 घटनाएं हुई, जिसमें आज 63% गिरावट हुई है और 3,000 मौतें हुई। कौन सा पाउडर और क्रीम लगाकर मनमोहन सिंह विदेश जाते थे? और जब गए थे 2013 में मुजफ्फरनगर जल रहा था, कौन सा पाउडर और क्रीम लगा रहे थे? एक देश की वरिष्ठ एंकर को, क्योंकि वो देश का सवाल पूछने का काम करती है, तो उसको ताना मारते हुए कहते हैं पाउडर क्रीम लगाती है। इस प्रकार की मानसिकता ही दिखाती है इनकी सोच क्या है। पर चलिए आते हैं आज के मुद्दे पर। देखिए नाविका जी, आज इतना बड़ा, जिसको मैं कह सकता हूं, तरनजीत संधू आपके साथ इंटरव्यू पे थे, उन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मेशनल एक विजिट हो रहा है। क्यों ट्रांसफॉर्मेशनल हो रहा है? क्योंकि भारत US का पहले भी बहुत प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं, परंतु आज जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं
तो इंटीमेट डिनर के साथ साथ स्टेट विजिट भी है, और पहले वो देश के व्यक्ति होंगे जो 2 बार कांग्रेस को एड्रेस करेंगे। इसका मतलब कि जो 2G वाला रिलेशन था गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और मार्केट का, बायर और सेलर का, आज वो योग, उद्योग, ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, बिजनेस, इकोनॉमी, स्ट्रेटेजी, मतलब 5G और 6G की तरफ जा रहा है। मतलब कि पूरी तरीके से ये रिलेशनशिप रीडिफाइन कर रहा है इंडो पैसिफिक से लेकर पूरी दुनिया में क्या होगा। इसलिए ये ऐतिहासिक क्षण है भारत और अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, जो आज हो रहा है अमेरिका में। परंतु देखिए किस प्रकार से कुछ लोग बात रखते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिखा जा रहा है, संजय राउत को लिखना चाहिए, परंतु डेट उन्होंने गलत बताई। डेट होनी चाहिए 26 नवंबर की, क्योंकि वो दिन था गद्दारी का बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा से, कि वोट लिया आपने मोदी जी और फडणवीस जी के साथ, सावरकर जी की और हिंदुत्व की कस्में खाकर, और गद्दारी करके उनके साथ गोद में बैठ गए, जिनको आजीवन बाला साहेब ठाकरे जी ने गालियां दी। कहा कि मैं इनके साथ कभी नहीं जाऊंगा, अपनी दुकान बंद कर दूंगा, परंतु इनके साथ नहीं जाऊंगा। तो मुझे लगता है गद्दारी दिवस तो बुलाना चाहिए, परंतु वो 26 नवंबर का दिवस हो, जिस दिन पर उद्धव ठाकरे ने यह फैसला किया कि वो अपने पिताजी की साथ गद्दारी करके उन लोगों के साथ बैठेंगे जिन्होंने बार बार उनके पिताजी को क्या क्या गालियां दी। मैं अमीक जमाई जी आपसे पूछना चाहती हूं, योग दिवस यूएन में अडॉप्ट हुआ और योग का जितना पॉपुलैरिटी आज विश्व में देखने को मिल रहा है, शायद ही कभी इतना मिला। अब भारत स्पिरिचुअलिटी का देश है, योग का देश है, और ये चीजें सॉफ्ट पावर भारत की दिखाती हैं अगर विदेशों में, तो इससे भी आपको चिंता है, इससे भी आपको आपत्ति है। शफीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मदरसा में हैरेसमेंट होती है। योग से हैरेसमेंट सिर्फ समाजवादी पार्टी को होती है, क्योंकि पाकिस्तान की तस्वीरें हैं, वहां योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारत में समाजवादी पार्टी को दिक्कत होती है योग दिवस से। और ये आज की बात नहीं है, जिस दिन से यूएन ने अडॉप्ट किया है भारत की अपनी, और नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने पहल की कि भारत की अपनी एक विरासत है योग की, उसे हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ले जाएं और यूएन से रिकॉग्नाइज कराएं। जब से ये हुआ है तब से विपक्ष क्या कुछ नहीं बहाने ढूंढता योग को टारगेट करने के लिए। मैं पूछना चाहती हूं, क्या भारत की संस्कृति या भारत के सॉफ्ट पावर से कोई दिक्कत है समाजवादी पार्टी को? नहीं नाविका मैम, मुझे तो आपसे विदेश नीति पे बात करनी है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए, योग हमारे देश में सैकड़ों हजार साल की हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी जो जुमा अभी इनको एक हफ्ता भी नहीं हुआ भारत में आए हुए, ये उनके कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये हमारे भारत की सैकड़ों साल की बात है। लेकिन जिस तरह से सरकारी दफ्तरों में योग को फोर्स किया जा रहा है, मदरसों में योग को फोर्स किया जा रहा है, हमारा ये कहना है कि ये खुद से लोग अडॉप्ट करते हैं। मुसलमान भी योग करते हैं, शराब भी करते हैं, मैं भी करता हूं, योग से किसी की समस्या नहीं है। मैं आज जो जिस विषय पे आपसे बात करना चाह रहा हूं कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, और समाजवादी पार्टी इसके लिए उनको मुबारकबाद देती है कि दुनिया की सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी है भारत, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जा रहे हैं। तो जब भी ऑफिशियल विजिट होता है तो हम ये सोचते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं तो हम क्या पाएंगे और क्या खोएंगे, तो वो तो लौटने के बाद बातचीत होगी। लेकिन जो अभी हो रहा है नाविका में, इस देश पे जो प्रहार पे प्रहार हो रहा है नरेंद्र मोदी जी की रिजीम में, इतना कमजोर प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में नहीं हुए। अब आप सोचो कि नवंबर 2022 से जर्मनी, अमेरिका मिलकर, पाकिस्तान मिलकर भारत को हिट कर रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिन्होंने वो आजाद कश्मीर कहते हैं जिनको, वो वहां पे जो पाक एम्बेसडर पाकिस्तान में बैठा हुआ है, अमेरिका एम्बेसडर पाकिस्तान में बैठे हैं, वो और बड़े बड़े जो सरकारी ऑफिसर्स हैं अमेरिका के, वो वहां जा रहे हैं और वो सरकारी लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। और जर्मनी क्या कह रहा है, जर्मनी की विदेश मंत्री कह रहे हैं, इनकी आप लैंग्वेज समझिए, आप ये कह रहे हैं कि जर्मनी का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान में। आप जानती हैं कि भारत हमेशा ये कहता रहा है कि ये दो देश का मामला है, तीसरा किसी भी पार्टी को भारत कबूल नहीं करेगा। लेकिन विदेश नीति के मामले में जर्मनी जैसा देश भारत को सिखा रहा है, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अमेरिका जो खेल खेल रहा है जर्मनी के साथ मिलके, पाकिस्तान के साथ मिलके, पीओके में, हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब वहां की संसद में जाएं, जब अमेरिका के लोगों से बात करें, तो इस पर उनको जवाब देना चाहिए। और मैं जानता हूं कि नविका जी इसको आप भी समर्थन करेंगे कि पीओके में जो कुछ हो रहा है ये भारत के लोगों को कबूल नहीं है। ये इसलिए हो रहा है
कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत कमजोर हैं, जबकि हमारा देश, हमारी सेना कमाल इतनी है शक्तिशाली अमीर जमाई ताकत जी। है। आज प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे से पाकिस्तान नाखुश है और चाइना नाखुश है और एक समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल नाखुश है। कम से कम ये आपकी बातों से समझ आ रहा है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप जवाब दीजिए। अमीर जमाई जी कह रहे हैं इतने तो हम कभी कमजोर हुए ही नहीं थे जितने हम आज नजर आ रहे हैं। अब अमीर जमाई जी सही सोच रहे हैं, गलत? आपकी क्या राय है? नविका, आज जिस मौके पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएस की स्टेट विजिट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले भारत के साथ दुनिया का सबसे ताकतवर देश ऐसे सहयोग, ऐसे समझौते चाहता है जिससे दुनिया की जो एग्रेसिव कंट्रीज हैं, जिनमें चाइना सबसे बड़ी है, उन पर लगाम लगाई जा सके, रोक लगाई जा सके। अब चीन को रोकने के लिए जिस देश को अमेरिका अपने साथ रखना चाहता है वो कमजोर होगा, ये तो पता नहीं। ये विदेश नीति के और डिप्लोमेसी के जानकार लोग ज्यादा जानते हैं। अब अमीर भाई किस नजरिए से देख रहे हैं मुझे नहीं पता है। अमेरिका अपनी, जिसको कहते हैं ना कि ट्रेड बैलेंस के लिए और अपनी कंपनियों के सर्वाइवल के लिए, स्टैग्नेशन से बाहर आने के लिए भारत की तरफ देख रहा है। अब एक पहला है डिफेंस के मसले पर, दूसरा है ट्रेड के मसले पर। अब तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात, अमेरिका में जो भारतीय हैं वो भले 1% के आसपास हो, लेकिन जो वहां पर भारतीयों की शक्ति है वो ये है कि आज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी भारतीय ही वहां की नीति तय कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले भारत के साथ रिश्ते बेहतर करना हमारी जरूरत है। जिस यूरोपीय यूनियन के साथ, जिसको हम कहते हैं ना कि भारत रिश्ते कैसे रखता है, तो भारत के हितों के लिहाज से ये वो जमाना नहीं है कि हम किसी एक के साथ खड़े होते हो तो दूसरे को दुश्मन बना लेते हैं। हम रशिया से तेल लेते हैं क्योंकि हमें वो सस्ता तेल दे रहा है। हम अमेरिका से आर्म्स डील, डिफेंस डील, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी डील, ये सब करेंगे क्योंकि हमारे लिए जरूरी है। अमेरिकी कंपनियां हमारी शर्तों पर हमारे देश में आएंगी क्योंकि हमारे देश में रोजगार मिलेगा और हमारे देश के लोगों को वो स्किल सेट, वो टेक्नोलॉजी मिलेगी जो फ्यूचर के लिए जरूरी है। और दुनिया को आज लगता है कि जो चीन का पूरा प्रभुत्व खत्म हुआ है उसका रिप्लेसमेंट दुनिया में एक देश है, उसका नाम है भारत। और अगर इसके बाद भी किसी को लगता है कि वो कमजोर है तो मैं तो बस यही कहूंगा कि राजनीतिक टिप्पणी करना अलग बात है। बिल्कुल। और मैं ये आपको अमीर जमाई जी बता दूं, एशिया निकेई ने लिखा है कि भारत की जो नीति रही है रशिया से ऑयल खरीदने की, उसमें भारत को फायदा हुआ है और दुनिया को फायदा हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री ने आज अपनी ही बात जो रखी है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, उसमें कहा है कि आप हमें न्यूट्रल मत समझिए, हम शांति प्रिय देश हैं और शांति की तरफ खड़े हैं। हम रशिया का, ऑब्वियसली उन्होंने एक हिंट दिया है कि हम रशिया की जो वॉर वाली नीति है उसके साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन अपने देश के लिए अगर महंगाई पर कंट्रोल करना है तो सस्ता तेल खरीदने की अगर भारत को जरूरत पड़ेगी तो वो खरीदेगा। इन सारी बातों से और डिफेंस डील्स, इतना मान सम्मान और इतना इकोनॉमिक एजेंडा लेकर जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो क्या देश में जिस तरह के सुर उठ रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूं असीम वकार साहब, क्या ये सही है? क्या ये सही है? कल को आप भी बन सकते हैं देश के प्रधानमंत्री, आप जाएंगे तब भी कोई ना कोई इस तरह से मीन मेक निकाल कर क्रिटिसिज्म करेंगे। क्या ये सही है? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतने बड़े ओहदे के लायक समझा और मेरा नाम लिया। आपको बधाई और आपको शुक्रिया। देखिए, ये मामला है विदेश नीति का। किसी भी देश का प्रधानमंत्री किसी भी दूसरे देश जा सकता है। एक देश से दूसरे देश के कुछ फायदे जुड़े होते हैं, कुछ नुकसान जुड़े होते हैं। मैंने यहाँ सबको बहुत गौर से सुना। जब बात राष्ट्र नीति की आए और विदेश नीति की आए
तो हमको आपस में दुश्मनियां भूलना होंगी। हमारे जो अपने जाती मफाद हैं, घरेलू जो जाती मफाद है, हमारे जो दलीय मफाद हैं, उनको किनारे कर देना होगा। जो हमारे दलीय विवाद हैं उनको भी किनारे कर देना होगा। हम भारतीय हैं, हमको भारत की तरह सोचना है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी अमेरिका जा रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से अमेरिका की रणनीति देखिए तो इस वक्त परेशानी अमेरिका के साथ है, भारत के साथ नहीं है। अमेरिका जिस तरह से एशिया से आउट हो रहा है, भारत के साथ कोई परेशानी नहीं है। असीम वकार साहब, ये उसका आप ही हैं। झुकाव ईरान की तरफ बढ़। सुनिए सुनिए सुनिए, जिस तरह से अमेरिका का झुकाव ईरान की तरफ हो रहा है, कल तक तो पाबंदियां लगा रहा था। जिस तरह से गल्फ कंट्रीज में सऊदी अरब और बाकी गल्फ कंट्रीज अमेरिका से दूरी बना रहे हैं, जिस तरह से एशिया में चाइना, रशिया, पाकिस्तान एकजुट खड़े हो गए, अब चाइना की मजबूरी है भारत के कदमों में गिरकर लंबे लंबे लेटना। जाएगा कहां? उसको बेस चाहिए, उसको अपने दोस्त चाहिए। एशिया में गल्फ हाथ से निकल रहा है, ईरान हाथ से निकल रहा है, रूस, चीन, पाकिस्तान हाथ से निकल रहे हैं, तो दोस्ती किससे करेगा? उनके अपने कुछ सैनिक प्रॉब्लम्स हैं, उनकी फौजी प्रॉब्लम्स हैं। भारत को इस वक्त कूटनीति से काम लेना है कि किसके साथ खड़ा होना है, दोस्ती किससे करना है। अमेरिका हमसे बहुत दूर है। अमेरिका को यहां आने के लिए, एशिया में आने के लिए और चीन से और रूस से लड़ने के लिए उनको अपने एयरबेस चाहिए, अपनी फौजें उतारना है, तो उनको अपने दोस्त भी बनाना पड़ेंगे। अब भारत के प्रधानमंत्री को, विदेश मंत्री को, सुरक्षा सलाहकार को ही डिसाइड करना है कि वो अमेरिका जगह कहां तलाश रहा है। चलिए तो मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझिए। अभी पाकिस्तान से दोस्ती कर ले, भारत पाकिस्तान से दोस्ती कर ले, चीन से कर ले, आपकी क्या राय है? मैडम बात तो सुनिए। आपने भी पेट्रोल की बात की। देखिए गल्फ कंट्रीज में जो उनका कारोबार है, बिजनेस है, जिस पर गल्फ कंट्रीज पैसा कमा रहे हैं, इतना लंबा जिसकी वजह से उनके पास अरबों रुपए की इकोनॉमी है। सुनिए, नहीं लंबे की बात नहीं, मुझे दोबारा बोलने ही मत दीजिएगा आप। जो इकोनॉमी है वो है उनकी पेट्रोल। याद रखना ये बात। आज से 8-10 साल के बाद जिस पॉलिसी पे अमेरिका काम कर रहा है, यूरोप काम कर रहा है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएं। चलिए पेट्रोल गायब हो जाए, वरना ये बात वकार साहब को समझ आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं। अब एक एक करके मैं सारे सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। पहले मुझे एक बात बताइए नाविका जी, आज ऐसी स्थिति, अब आप चाहे कुछ भी नाविका जी आप तो कह रहे थे मैं आगे बोलूंगा ही नहीं। अब एक एक करके बात रखिए तो देश की तरक्की तब होती है जब देश में बड़े व्यापारी नाविका जी आप तय कीजिए, एक एक करके बोलेंगे। आपने बहुत लंबा पॉइंट रखा, अब जवाब भी सुन लीजिए। अब नाविका जी एक स्थिति को कल्पना कीजिए कि रशिया 80 करोड़ नाविका जी, ये तरीका डिबेट का मुझे लगता है आपके दर्शकों के लिए, आपके शो के फॉर्मेट के लिए, दोनों के लिए ठीक नहीं है। वकार साहब रोकूंगी अपनी बातें अपने समय पर बोले तो बेहतर है। सुन लीजिए ना, आप बोल चुके। 2 MP की पार्टी का आपको विदेश नीति पे मोनोलॉग चाहिए तो फिर अलग विषय है, हम कर लेते। अब एक एक करके बात रखते अपने अपने समय पे। देखिए आज ऐसी स्थिति है, और थोड़ा कल्पना कीजिए कि रशिया हमारा कन्वेंशनल एलाय तो आज भी है, कोई उस पर अड़ंगा नहीं लगा पा रहा है, और यूएस हमारा स्ट्रेटेजिक एलाय बन रहा है। हम रशिया से तेल भी खरीद रहे हैं सस्ते दामों पर, और यूएस हमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार है। नाविका मुझे लगता है कि इस प्रकार से इतने गंभीर सीरियस विषय पर यदि हम तोते की तरह, यदि हम अगर हम लोग इस प्रकार की डिबेट पे उतर आएंगे तो आपकी जनता का कोई फायदा नहीं होगा। आप बोलो, मेरी बारी जब है मैं अपनी बात तभी रखूंगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। आप तय कीजिए। बोलिए, आप अपनी बात रखिए। मैं अगर बार बार इंटरप्ट होऊंगा या लय टूटेगा तो जनता को समझ नहीं आएगा। लय नहीं टूटेगा, ताल नहीं टूटेगी, आप जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे। आप बताइए मेरा बोलने का समय है या किसी और से इंटरप्ट करवाना? बात रखिए। चलिए, तो
तो देखिए, एक तरफ रशिया भी है, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स भी है। अब ये कह रहे हैं आज चाइना किस प्रकार से आइसोलेट हुआ है, इंडो पैसिफिक से लेकर क्वाड से लेकर आज चाइना के पास 2 ही तो एलाय बचे हैं, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, और तीसरे कुछ यहां पे राजनीतिक दल जो चाइना की भाषा बोलते रहते हैं गलवान से लेकर हर मुद्दे पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं 2-3 विषय। देखिए, आज उन्होंने कहा कमजोर पीएम वो होता है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करवाता है, बालाकोट एयर स्ट्राइक भी करवाता है, और 26/11 के बाद जब एयरफोर्स चीफ बोलता है तब मजबूरी में MFN स्टेटस पाकिस्तान को दिए रहते हैं। मजबूर पीएम कौन था और मजबूत पीएम कौन है वो देश देख रहा है। अच्छा, जर्मनी की बात तो दूर की बात है, अमीक जमाई अधीर रंजन चौधरी ने उठकर कहा 370 इसलिए नहीं हटाया जा सकता क्योंकि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का मुद्दा है, भारत का अभिन्न अंग नहीं है। आप जर्मनी पर तो बड़ी टिप्पणी कर ली, पर आपके जो साथी है 23 जून को मिलने वाले उनकी क्या विशेष राय है आपके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और कश्मीर के विषय में, उनसे पूछ लीजिएगा। 370 हटाने पर वैसे बताइए ना कि आपकी क्या राय है, आपकी पार्टी का अधिकृत स्टैंड क्या है, क्या वो कदम उठाना चाहिए था, नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि इसका विरोध तो केवल पाकिस्तान ने किया है। अब आते हैं आखिरी बात पर। देखिए, मैं कहता हूं कि आज देश के सामने क्लियर है, एक मिशन है, एक विजन है, और मिशन और विजन के साथ योग, उद्योग और लोग। कैसे? योग का भी 21 जून को समारोह होने वाला है न्यूयॉर्क में। उद्योग, प्रधानमंत्री बड़े से बड़े उद्योगपतियों से मिलने वाले हैं, वहां पर निवेश की बात होने वाली भारत में, और प्रयोग और किस प्रकार से लोग, मतलब भारत के प्रधानमंत्री भारत का संदेश लेकर वहां के कांग्रेस को दूसरी बार संदेश देने वाले हैं। ये योग, उद्योग और लोग का एक गठबंधन है, परंतु वहां पर गठबंधन भ्रष्टाचार के रोक का है। भ्रष्टाचार के रोक का गठबंधन 23 जून को हो रहा है, और दूसरी तरफ योग, उद्योग और लोग का गठबंधन हो रहा है। से है अगर प्रधानमंत्री वहां पर उद्योग की बात कर रहे हैं, डिफेंस की बात कर रहे हैं, यूएस कांग्रेस को एड्रेस कर रहे हैं और बाई पार्टिजन सपोर्ट है उनको, यह भारत के लिए बड़ा मौका है। इस पर किसी को क्या परहेज हो सकता है इस बात से कि भारत आगे बढ़ रहा है? नाविका मैम, मेरा सिर्फ ये कहना है, शहजाद जी से मैं पहले आप बताइए, क्योंकि आपने पीओके की बात की, 370 हटने पर आप समर्थन करते हैं या 370 को फिर से लागू करना है जैसे कांग्रेस के नेता चाहते हैं? नहीं, अमित जी, आप तो बड़ा इंटरप्ट करते हैं सभी को। अब इंटरप्ट करते हुए मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, 370 पर आपकी पार्टी का स्टैंड जवाब दीजिए। मैं आपको पीओके के लिए तो बड़ा मातम मना रहे थे आप, बताइए ना, जर्मनी का छोड़िए, आपका स्टैंड बताइए। जवाब दीजिए अमित जमाई जी। मेरा सीधे ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर जब गए वो बीजेपी, अरे भाई 370 पर स्टैंड बताइए अपना। आप तो कहिए पहले, आप इस देश के प्राइम मिनिस्टर बन के गए, जब आप मुझे ये बताओ कि जब आप अमेरिका में गए हो, अमेरिका की फ्रीडम, माइनॉरिटी फ्रीडम रिपोर्ट क्या बोलती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ जो जुल्म हो रहा है, गलत, वो चाइना के विषय में बोलता है। वो रिपोर्ट उनकी, हालांकि मुझे उनकी रिपोर्टों की आवश्यकता नहीं है, पर चाइना के विषय में बोलता है। अमित जमाई जी, तथ्य तो सही रखिए। सबसे ज्यादा मुसलमानों पे जो जुल्म है, अमेरिका की रिप्यूटेड एजेंसी है, प्यू रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और जनता के सवाल आ रहे हैं, आबिद खान बुरहानपुर मध्य प्रदेश से और समीर शर्मा रायपुर से पूछ रहे हैं ये सवाल। ये सवाल है कि बाय मणिपुर हाय अमेरिका कहकर मोदी जी को चढ़ाने वाली कांग्रेस ये बताए कि देश की समस्या समाप्त होने के बाद क्या सरकार को विदेश नीति आगे बढ़ानी चाहिए? कोई नहीं कह रहा कि मोदी जी अमेरिका के दौरे पर क्यों गए, लेकिन देश में इतना हंगामा क्यों है, ये तो पूछना बनता है। सुब्रांश राय जी, पहले सवाल का जवाब आप दीजिए। देखिए नविका जी, पिछले 9 सालों से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। सच में पहली बार ऐसा हुआ है, और यह इत्तेफाक नहीं है कि 1990 में कश्मीर से जब हिंदुओं का पलायन हो रहा था, तब भी डबल इंजन की सरकार दिल्ली से लेकर कश्मीर तक भाजपा की ही थी। और आज 2023 में जब मणिपुर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, तब भी डबल इंजन की सरकार दिल्ली से लेकर मणिपुर तक भारतीय जनता पार्टी की है। और ये यही नहीं खत्म हो जाता, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदू आराध्यों की, हिंदू के जो आराध्य हैं प्रभु राम है, मां जानकी है, बजरंग बली हैं, इन लोगों का गलत तथ्य प्रचारित और प्रसारित। सुब्रांश राय जी, आप मानते हैं मणिपुर की प्रॉब्लम है कि वहां हिंदू खतरे में है, वहां हिंदू क्या खतरे में है मणिपुर में? पहले तो ये बता दीजिए, आप वहां मणिपुर की प्रॉब्लम को इतना समझ पाए कि वहां हिंदू खतरे में है, हाँ या ना?
मैडम मैं आप जितने लोगों का सुनिए, अरे रुकिए मैडम, बिल्कुल आपने सत्य सवाल किया है। जितने लोगों का पलायन हुआ है, जितने लोग वहां मारे गए, 100 से ज्यादा लोग, उनमें मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक की वहां हत्या हो रही है, वो हिंदू है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हत्या हुई है, किस प्रकार की बातें, और ये दोनों क्या गृहमंत्री क्या प्रधानमंत्री। भाई नाविका जी, हम इस प्रकार से तथ्यों से आपका बयान तथ्यों से दूर है। आप गलत बयानी तो ना करें, पर शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। एक तो मैं आपको बता दूं नाविका जी, ऐसे विषयों पर इस प्रकार की हल्की टिप्पणियां, वो भी गलत टिप्पणी कि एक हिंदू विधायक मारा गया, ऐसे एक्सप्लोजिव सिचुएशन में। देखिए नाविका जी, मैं इस प्रकार से चीख नहीं सकता। नाविका जी, मैं चीखने की स्थिति में नहीं हूँ। एक गंभीर विषय है, उस पर अगर आप मेरा जवाब चाहते हैं तो मैं अपनी बात गंभीरता से रख सकता हूँ। तो जवाब भी तो सुनिए ना, जवाब भी तो सुनिए, जवाब भी सुनिए सुब्रांश राय जी। जब नहीं, अभी सवाल कहाँ पूरा मैडम। नाविका जी, ये तरीका नहीं है। स्टूडियो में बैठकर मैं बहुत अति कर सकता हूँ, पर फिर भी मैं संयमित और अनुशासित तरीके से डिबेट करता हूँ। आपने जो कहा उस पर नाविका जी, एक को हटाकर स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। मैं सारे फेडर डाउन कर रही हूँ, आप जवाब दीजिए। तथ्यों में गलती थी। नाविका जी, सबसे पहले तो जब हम लोग इस प्रकार की स्थिति पर चर्चा करते हैं तो कम से कम हमारे तथ्य सही होने चाहिए। किसी भी विधायक की हत्या नहीं की गई है। अगर इस प्रकार की, और देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं टाइम्स नाउ ऑफ भारत, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, या तो आप चाह रहे मैं उत्तेजित हो जाऊं और चीखूं, मैं वो नहीं करूंगा, मैं चुप हो जाऊंगा। आप उनका हस्तक्षेप लगा ही रखिए, मैं चुप हो जाऊंगा। जब उनका हस्तक्षेप बंद होगा तब नाविका में जवाब दूंगा। केंद्रीय मंत्री के घर पर तोड़फोड़। नाविका जी, आप मुझे जब बोलेंगे मैं जवाब दूंगा, पर मैं हस्तक्षेप के बीच में नहीं दूंगा। आप मुझे बोलिए, मैं जवाब दूंगा। जवाब दीजिए, फेडर डाउन है। जब उनका फेडर डाउन होगा तब करेंगे। नाविका जी के दर्शकों को पता होना, आप पहले उनका चुप कराइए, तब मैं जवाब दूं। या तो मुझे कोई समस्या नहीं, मैं ठहरा रहूंगा। आप काउंटर करिएगा, पहले जवाब सुन लीजिए, जवाब दीजिए। बिठाया हुआ है। नाविका जी, किसी विधायक की हत्या हुई है? टाइम्स ऑफ भारत का आपका पूरा नेटवर्क है। मुझे लगता है कि ये संदेश देना कि एक पर्टिकुलर समुदाय के विधायक की हत्या हुई है, इसका क्या नतीजा होगा उस जगह पर, अगर ये कुछ लोग सुन लेंगे तो क्या ये चैनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इस प्रकार के वक्तव्य की, इस प्रकार के व्यक्ति की? बिल्कुल भी नहीं, हम इसका खंडन करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजें, बिल्कुल आप एक जिम्मेदार पत्रकार है और आपका चैनल बहुत करोड़ों लोग देखते हैं, इसलिए मैं आपके मंच का इस्तेमाल करते हुए कह रहा हूं कि ऐसी डिबेट पे ऐसी हल्की और अनइन्फॉर्म टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। दूसरी बात यह है, देखिए अभी अमेरिका की रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे, उसी अमेरिका के कर्बी ने क्या कहा कि लोकतंत्र जीवित है। अगर देखना है तो पाकिस्तान प्रायोजित पत्रकार और उसके पीछे प्रायोजन करने वाले नेतागण यहां के, वो दोनों राजधानी दिल्ली में चले जाए। अमीक जमे, क्योंकि आप यूएस रिपोर्ट कोट कर रहे थे, बताइए यूएस के कर्बी का बयान मानते कि नहीं मानते? दुनिया के माइनॉरिटीज पे नाविका मैम, वो यही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा एट्रोसिटी रिलीजियस माइनॉरिटीज पे कहीं है तो भारत में है। बताइए, चाइना को क्लीन चिट दे रहे हैं, जिस चाइना में यूइगर मुसलमानों का हर रोज वहां पर दर्शन हो रहा है, चाइना को क्लीन चिट। बताइए, यही इस देश में राजनीतिक दलों की प्रॉब्लम है कि चीन में सब अच्छा लगता है, भारत में अच्छा नहीं लगता। ये मुद्दा कब आपकी समझ में आएगा? सवाल इस बात का है। तो पूरी करनी पड़ेगी ना, और जब देश की बात है, आपने जिंजियांग प्रोविंस का नाम सुना है अमीक? चीन से डरते हैं भाई, आप पहले कम्युनिस्ट थे, तो आज भी आपके भीतर का माओइस्ट अभी तक गया नहीं है। आप तो कम्युनिस्ट रहे हैं, आप तो वामपंथी रहे हैं। वामपंथी इसलिए अभी अंदर का वामपंथी गया नहीं है। आप बताइए, जिंजियांग प्रोविंस में वहां पर मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। नवभारत चैनल देखिए, वो दिखाता है क्या हो रहा है। सुशांत की पाठशाला में बाकायदा दिखाया गया कि वहां पर मस्जिदें गिराई गई, वहां पर नाम रखने नहीं देते हैं, और आप उसको देखते नहीं है। कीजिएगा, ये हिंदुओं के साथ जो मणिपुर में हो रहा है या मस्जिदों के साथ जो चीन में हो रहा है, हम इस पर क्यों जा रहे हैं? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मेरा सवाल इतना है कि आज समाजवादी पार्टी हो, असीम बकार साहब हो, सुब्रांश राय साहब हो, सबको सब भारत में गड़बड़ ही नजर आ रहा है, कुछ भी सही नहीं नजर आ रहा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या प्रधानमंत्री का ये दौरा अहम नहीं है? और ये कहना कि देश में कोई समस्या है, कोई ना कोई समस्या तो हर वक्त रही थी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भी गए थे या उससे पहले के प्रधानमंत्री गए थे। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि देश की सारी समस्याएं सुलझाने के बाद ही कोई विदेश दौरे पर जाएगा। तो ये इस बात में तिल का पहाड़ क्यों बनाया जा रहा है? नहीं नविका, देखिए ये बड़ा
एक तरह से कहें कि निराश करने वाला वातावरण है। विपक्ष को निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री या जो भी सत्ता में पार्टी है उसको खूब जमकर लानत भेजने का, आलोचना करने का, कोई भी अवसर मिले उनको नीचे खींचने का अधिकार है। लेकिन दो चीजें होती हैं। एक, विपक्ष के नेता जब विदेश जाते हैं तो विदेश में जाकर वो भारत में कहते हैं कि बड़ी खराब स्थिति है, वहां अल्पसंख्यकों की बड़ा बुरा माहौल है, बहुत ही खराब है, यानी भारत की गलत पिक्चर पेंट करते हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं तो उस वक्त अमित जमे के बीच में बोलना अभद्रता होती है। मुझे आप इतने अभद्र व्यक्ति हो जाएंगे ये ठीक नहीं, बीच में बोलना अभद्रता होती है। हम सबका विश्वास पे यकीन रखते हैं। ये बदतमीजी मत कीजिए आप, ये क्यों करते हैं? आपको क्या, आपको टाइम मिलता है, अपने टाइम पे नहीं बोलते हैं आप, बड़ी ये बदतमीजी है अमित, ये बदतमीजी है, बात कर रहा हूँ, ये बदतमीजी है। अपने की बात नहीं कर रहे हैं, आपको चूंकि कुछ बोलना नहीं है, आपके पास कोई तथ्य नहीं है। नविका आपको जब समय देती है तो आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, आप कुछ भी आए बाएं कह रहे हैं, और अब जब कोई दूसरा बोलता है तो वहां आप बीच में टिप्पणी कर रहे हैं। आपने अपनी टिप्पणी पूरी कर ली, मेरे समय में आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? अमित जमाई जी, त्रिपाठी जी का समय है, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। मैं देश की बात पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र की आप बात तब से पूछ ही रहे हैं, लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि 370 पर आपकी क्या राय है, तब आप बताते नहीं है कुछ। आपका हक सिर्फ पूछना है लेकिन बताना नहीं है। आप एक राजनीतिक दल हैं, बताइए 370 पर आपका क्या व्यू है? अब चुप हो जाएंगे। नगर निगम जीत नहीं पाए, देश की बात पूछ रहे, विदेश की बात पूछ रहे, बताइए। ये नगर निगम नहीं जीत पाए, एक नगर निगम नहीं जीत पाए। ये आज प्राइम मिनिस्टर पर चर्चा है। अच्छा, आप उनको बचा रही हैं। नहीं, मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। उनको बहुत इज्जत से अमेरिका में बुलाया गया है, उनका इस्तेकबाल होगा वहां पर। वो पहले लीडर है जो 2 बार यूएस कांग्रेस को एड्रेस करेंगे, पहले भारतीय लीडर, और उनका नाम चर्चिल और नेल्सन मंडेला के साथ लिया जाएगा। लेकिन आपको इस बात की कोई प्राउड होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको घिसा पिटा रिकॉर्ड चलाना है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं सबके फेडर डाउन कर। देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि जब हम इस तरह से राष्ट्रीय चैनल पर बहस कर रहे होते हैं तो हमारी बात क्या है वो किसी को सुनाई देनी चाहिए ना। इसका मतलब कि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, इनके पास कोई फैक्ट नहीं होता, झूठ बोलते हैं। और झूठे ये या तो विदेश में जाकर अफवाह फैलाएंगे या भारत में किसी चैनल पर अफवाह फैलाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया कैसे देख रही है? दुनिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के तौर पर देख रही है। दुनिया भारत को दुनिया में जो मंदी आ रही है उससे उबारने के लिए एक बेहतर उद्योग नीति के तौर पर देख रही है, कारोबारी नीति के तौर पर देख रही है। दुनिया भारत के लोकतंत्र को दुनिया में जो तानाशाह देश है उनके काउंटर के तौर पर एक शानदार देश के तौर पर देख रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति कंसिस्टेंट है और बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि जो हमारे हित की बात करेगा, भारत के हित की बात, ना तो हम अमेरिका के पीछे पीछे चलते हैं, ना हम रशिया या किसी और देश के पीछे चलते हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ। और इसीलिए आज जब यूएस की स्टेट विजिट पर है तो जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा तो आपको दिखेगा कि जो भारत अमेरिका से जिस तरह की टेक्नोलॉजी चाहता था, जो ट्रांसफर चाहता था, जो आर्म डील चाहता था, वो बिल्कुल वो भारत अपने दम पर, अपने टर्म्स पर बात कर रहा है अमेरिका के साथ। और ये बातचीत हमारे देश में टेक्नोलॉजी लेकर भी आएगी। लेकिन यहां किसी को इस बात की खुशी नहीं है, गम है इस बात का कि प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं। राहुल गांधी जाएं, देश के बारे में कहें कुछ भी, वो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री वो क्यों जा रहे हैं भारत का पक्ष रखने? ये दिक्कत की बात है विपक्ष के लिए और ये मायूस भी करती है लोगों के लिए। लेकिन जनता के सवाल आ रहे हैं। मुनीश गुप्ता का बदायूं यूपी से सवाल है। टाइम्स नाउ नवभारत पर मैंने देखा कि अमेरिका में एक भारतीय कह रहा था कि 2014 के बाद हम भारतीयों का मान सम्मान बहुत बढ़ गया है। क्या विपक्ष इस पर कुछ जवाब देगा? हौसी लाल गंगारे का
बैतूल एमपी से सवाल है। विपक्ष का विजन है मोदी हटाओ, मोदी का विजन है देश को आत्मनिर्भर बनाओ। क्या ऐसा नहीं है? सुब्रांश राय जी जवाब दीजिए। नविका जी, मैं जवाब देना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले मैंने हर्षवर्धन जी का एक शब्द नोट किया, बेहतर उद्योग नीति। बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, क्योंकि अगर उद्योग नीति बेहतर होगी तभी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सत्य और जरूरी चीज है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या दुनिया आज के जमाने में इंटरनेट के दौर पे से उससे कोई सच छुपाया जा सकता है? पिछले 3 दिनों से लगभग हर टेलीविजन चैनल ने यह कोट किया है कि नोट छपने के बाद 88,000 करोड़ रुपए गायब हो गए, प्रिंट होकर आरबीआई तक नहीं पहुंचे। क्या यह बात दुनिया को नहीं दिख रही है कि जिस देश के प्रधानमंत्री के साथ वो बेहतर उद्योग नीति साइन करने जा रहे हैं, उसकी आंखों के नीचे 88,000 करोड़ रुपए, अप्रॉक्स $11 बिलियन से थोड़ा सा कम। अब एक नई समस्या आ गई है। शहजाद पूनावाला जी, इसका जवाब दे दीजिए। अब सुब्रांश राय जी और उनकी पार्टी बहुत चिंतित है मणिपुर के बारे में भी और 88,000 करोड़ रुपए के बारे में। देखिए, जिन्होंने 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, आज वो बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है, और वो भी उनके तथ्य कितने सही है वो तो अभी उन्होंने उसका एक परिचय दिया। अभी कुछ देर पहले विधायक को मार दिया था, अब उनके बाद ऐसे बयान देते हैं। पर मैं एक बयान रिपोर्ट के आधार पर बताता हूं, एक रिपोर्ट के आधार पर आप तथ्य निकाल दीजिए। शुभ्रांश जी, आप तथ्य के साथ निकाल दीजिए। देखो नाविका जी, अगर चीखना ही डिबेट का मकसद रह जाएगा नाविका जी, तो देश की जनता ये सब देखना बंद कर देगी। नाविका जी, थोड़ा एक एक करके हम बात करते हैं। हर्षवर्धन जी को भी बोलने नहीं दिया। सुब्रांश राय जी, अब आपने जो सवाल पूछा 88,000 करोड़ का कोई जवाब सुन लीजिए ना। 88,000 करोड़ आप ही की चिंता है, बता रहे हैं। जैसे हर्षवर्धन जी बता रहे थे, कम से कम ये अगर आपकी लोकतांत्रिक भावना ना हो तो कम से कम अपने संस्कारों का तो परिचय दो कि आपने बोला, किसी और को बोलने तो दो। ये संस्कार है भारत के। हो सकता है कि जहां आपसे जिस आप जंगल से 88,000 करोड़ का सवाल। देखिए, अब मैं अपना सवाल पूछूंगा, इनके सारे फेक न्यूज के सवाल के जवाब देता रहूंगा तो हो जाएगा। अभी एक माइनॉरिटी पे बड़ी चिंता व्यक्त की जा रही थी, ये है संजय राउत का बयान, मुस्लिम के वोटिंग राइट रिवोक कर दो। ये इनको ले आना अमीक जमई जिनके साथ 23 तारीख को बैठने वाले हो, वो वोटिंग राइट खत्म करना चाहते हैं मुसलमानों का। बताइए बैठेगा कि नहीं बैठेगा? अभी माइनॉरिटी के बड़े चैंपियन बन रहे थे ना, ये माइनॉरिटी के बड़े चैंपियन बन रहे थे, ये माइनॉरिटी के चैंपियन बन रहे थे। पूछिए अमीक जमाई जवाब। माना कि आपको चिंता नहीं। शहजाद पूनावाला, जिस पार्टी में आज बैठे हो ना, जब उस गठबंधन में थे, यह आपकी पॉलिटिकल लाइन थी, क्योंकि भारत में आप मुसलमानों को वाकई आप उनके साथ 23 तारीख को बैठेगा नहीं बैठेगा, जूते की नोक पे रखना चाहते हो। ठीक है, सारी बातें मान ली, सारी बातें मान ली। अब बताइए 23 को इनके साथ बैठेगा नहीं बैठेगा? महाराज तब बिगड़े हुए थे, आज सेक्युलर हो गए, आज सेक्युलर हो गए आपके लिए। नहीं, आज सेक्युलर हो गए ना। पर जब ये स्टेटमेंट आया था तो तब वो आपके साथ थे। बिल्कुल हमारे साथ थे, लेकिन हमारे साथ थे तब ये भी एक सेकेंड हमारे साथ थे। नाविका, जब हमारे साथ थे तब सावरकर जी को महान भी मानते थे, आज तो सावरकर जी को कायर मानने लगे हैं ये लोग। तो ये संगति का असर है। मैं पर इनसे पूछना चाहता हूं अमीक जमाई से, क्योंकि माइनॉरिटी का बड़ा राग अलाप रहे थे, माइनॉरिटी के वोटिंग राइट खत्म करने वाली शिवसेना उद्धव के साथ है। सवाल और भी कई है, पब्लिक के सवाल हमारे लिए सबसे जरूरी। असित मोदी का मुंबई से सवाल है, क्या यूएन को लेकर संजय राउत नेहरू को फॉलो कर रहे हैं? यानी कि हर प्रॉब्लम वहां लेकर जाना, ये तो नेहरू जी ने किया था कश्मीर के मामले में भी। राजेश का सवाल, जिन्होंने खुद को एक दुखी सनातनी कांग्रेसी कहा है, उनका सवाल है कि क्या आज की कांग्रेस देश की तरक्की से जलती है? क्या भारतीयों को कुएं के मेंढक बनाकर रखना चाहती है? ये सुब्रांश राय जी ये अपने आप को कांग्रेसी कह रहे हैं, तो आप जरूर सुनिए इनका सवाल। अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर से सवाल है, विपक्ष ने कहा कि मोदी अमेरिका जा रहे हैं, मणिपुर क्यों नहीं गए? जरा ये बता दें कि 1984 के दंगों में दिल्ली में रहते हुए राजीव गांधी क्यों पीड़ितों के घर नहीं गए? सुब्रांश राय जी, उम्मीद कर रही हूं आप सुन रहे हैं। रोशन टेम्बे का कर्नाटक से सवाल है, कर्नाटक से भी लोग देख रहे हैं ये शो। राहुल गांधी जहां जाते हैं वह भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाया जाता है, लेकिन मोदी जी जहां जाते हैं वहां त्योहार मनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है?
ये पब्लिक पूछ रही है सवाल, और पब्लिक जो है वो सब जानती है। पब्लिक जानती है कि भारत की कब इज्जत अफजाई हो रही है और भारत में कब किस मुद्दे पर कितनी चिंता करनी चाहिए, और शायद भारत के लोग अपनी टिप्पणी किसी न किसी तरीके से सरकार को और प्रधानमंत्री तक पहुंचाते रहते हैं। अब इसमें विपक्ष की क्या गरज है? क्यों उन्हें भारत का मान सम्मान दिक्कत देता है? ये सवाल भारत की जनता जरूर पूछेगी। आज सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि आलोचना कीजिए, लेकिन इंसान की नहीं, देश की नहीं, आलोचना कीजिए नीतियों की। लेकिन जब देश से बाहर प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो आपके भी, हमारे भी, हम सब देशवासियों के प्रधानमंत्री होते हैं और हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यों विपक्ष एक लेसन नहीं लेता? आज इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत।